हेलो, नमस्ते, जय जोहार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGGS बाई श्रद्धा मैम में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हम डील कर रहे थे कलचुरी डायनेस्टी से, कलचुरी राजवंश से। तो लास्ट वीडियो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 11, जिसमें हमने डील कर लिया था कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, है ना। यहाँ तक के हमने डील कर लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ती है कि चलिए, आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट लेक्चर में आज हम ये कवर करेंगे कलचुरी डायनेस्टी। तो चलिए अब हम देखते हैं जाजल्लदेव प्रथम। जाजल्लदेव प्रथम सन 1090 से 1120 ईस्वी तक के हम देखते हैं कि अपने पिता पृथ्वीदेव प्रथम के बाद गद्दी पर बैठा और उत्तराधिकारी बना। उसके राजा प्रथम जो था राजा बन गया था। उसके बाद उनका अभिलेख हमको मिलता है, कहाँ से? पाली से मिला है और रतनपुर से प्राप्त हुए हैं। जाजल्लदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख हम देख चुके हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ना। हमें रतनपुर शिलालेख से बहुत कुछ जानकारी देखने को मिलती है कलचुरी राजवंश के बारे में। तो रतनपुर अभिलेख के हम देखते हैं कि रतनपुर अभिलेख के श्लोक नंबर 23 में, कौन सा श्लोक नंबर 23 में हमको देखने को मिला है कि ये क्या था? मंडलों का शासक था। अब देखिए, पहले तो जैसे अभी क्या है, जिला है, ब्लॉक है, स्टेट है, ऐसे। तो उस जमाने में क्या था? मंडल थे, है ना। तो ये क्या था? रतनपुर अभिलेख में क्या पता चलता है कि जाजल्लदेव प्रथम जो है वो क्या था? मंडलों का शासक था। कौन कौन से मंडलों का शासक था? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट दक्षिण कौशल भी एक प्रकार का मंडल ही था उस समय, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। आंध्र, खिमड़ी, वैरागर, लंजिका, भाणार, तलहारी, दंडक, नंदावली और कुक्कुट, ये सब मंडलों का क्या था? ये शासक था। और हमें रतनपुर अभिलेख से सबसे फेमस जो स्टोरी है, हमें क्या पता चलता है? जब हमने छिंदक नागवंश डायनेस्टी स्टडी किया था, तब हमने जाजल्लदेव प्रथम के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा डिटेल में, है ना, कि सोमेश्वर देव और जाजल्लदेव प्रथम क्या थे? एक तरीके से ये लोग रिलेटिव थे, है ना। कैसे रिलेटिव थे? क्योंकि इन दोनों ने कवर्धा की राजकुमारियों को, किसको? कवर्धा की राजकुमारियों से विवाह करके मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया था, वैवाहिक संबंध बनाए लिए थे, है ना। तो सोमेश्वर देव प्रथम कौन सा था? छिंदक नागवंश का था। उन्होंने क्या किया था? जाजल्लदेव प्रथम और सोमेश्वर देव के बीच में जब लड़ाई हुआ था तो सोमेश्वर देव को हरा दिया था। किसने? जाजल्लदेव प्रथम ने। और उनकी पूरे मंत्री, सेना और राजकुमारी के साथ में इन सभी को बंदी बना लिया था, है ना। लेकिन इनकी जो माता थी, कौन? सोमेश्वर देव की माता थी कौन? गुंड महादेवी के रिक्वेस्ट करने से क्या किए थे? जो जाजल्लदेव प्रथम है वो सोमेश्वर देव को रिलीज़ कर दिए थे, है ना। ऐसे भी कोई राजा महाराजा जो रहेगा, लड़ाई करके अपने शत्रुओं को, अपने एनिमी को कैद करके रखेगा तो इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ता है। तो उसमें स्टोरी में हम देख चुके थे, जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर देखा है वो समझ सकते हैं कि उन्होंने इसको क्यों रिलीज़ किया था, है ना। तो हम देखते हैं कि सोमेश्वर देव को इन्होंने क्या कर दिया था? रिलीज़ कर दिया था। देखिए, जब हम ये मंडलों के शासक जो बोल रहे हैं कि जाजल्लदेव मंडल का शासक था, तो ये कौन कौन से मंडल थे? ये हमको चोल लेखों में, जो चोल डायनेस्टी थे उनके लेखों में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि ये जो लंजिका है ना। देखिए, दक्षिण कौशल तो हमारा छत्तीसगढ़ था, आंध्र प्रदेश वाला हो गया। ये वैराग्राम जो था ये महाराष्ट्र का चांदा जिले में है। चांदा जिले में अभी वैरागढ़ नाम से है। अभी आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो चांदा जिले में आपको क्या देखने को मिलेगा? वैरागढ़। क्या मिलेगा? वैरागढ़, है ना। तो ये वैरागढ़ है। ये लंजिका अभी कहाँ देखने को मिलेगा? बालाघाट जिले के लांजी से है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में आप जाओगे तो वहाँ का लांजी क्या है? पुराने ज़माने का लंजिका कहलाता है। और ये जो भाणार है, ये नाम से ही जाना पहचाना लग रहा है। तो ये कौन सा है? भंडारा जिला है। जैसे ही हम राजनांदगांव से आगे महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हमको देखने को क्या मिलता है? भंडारा मिलता है। तो यही है भंडारा, उसको कहते थे भाणार, है ना। तलहारी, ये ऐसा बोला जाता है कि जो तलहारी है ये बिलासपुर जिले का दक्षिण भाग, सदर्न एरिया जो है, और रायपुर जिले का उत्तर भाग, उससे मिलके ये तलहारी बना हुआ है ना। एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि बिलासपुर का दक्षिण भाग और रायपुर का उत्तर भाग, ये वाला एरिया क्या है? ये तलहारी एरिया है ना। दंडकपुर भी हमें देखने को मिलता है। ये अभी ऐसा बोलते हैं कि ये दक्षिण बंगाल में है, मिदनापुर जिले का एरिया हो सकता है ये दंडकपुर, ठीक।
खिमड़ी जो है वो खिमड़ी जमींदारी वाला जो हो सकता है, अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। और ये जो कुक्कुट है, कुक्कुट और नंदावली, इसकी पहचान नहीं हो पाई है कि ये कौन सा एरिया था करके, है ना। बाकी जो है चोल लेख के आधार पर हम पता कर लिए हैं कि ये सब कौन कौन सा एरिया है, लेकिन ये नंदावली और कुक्कुट के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और हमें क्या जानकारी मिलती है किससे, रतनपुर शिलालेख से, कि इन्होंने क्या किया था, उड़ीसा के कौन सा एरिया, सुवर्णपुर, है ना, सुवर्णपुर में स्थित, यानी कि ये सोनपुर वाला एरिया है, उड़ीसा के सोनपुर वाला है। तो सोनपुर में क्या किया था, शासक कौन था, भुजबल था। तो इनके साथ लड़ाई करके इन्होंने क्या किया था, शासक भुजबल को हराया था। किसने, जाजल्लदेव प्रथम ने। ठीक, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कौन सा है, इन्होंने सोने के सिक्के क्या किए थे, अपने ज़माने में चलाए थे, सोने और तांबे के सिक्के, क्योंकि ये हमको प्राप्त हुए हैं, सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, क्योंकि क्या है, सबसे पहला अपने नाम से सोने के सिक्के चलाने वाला कौन सा था, जाजल्लदेव प्रथम था। इनका जो सेनापति था कौन, जगपाल। ये जो जगपाल कौन था, साहिल्य का वंशज था, याद है हमने जो वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, कौन था, कृष्णराज, उसके बाद कलिंगराज, कमलराज, है ना। तो ये जो कमलराज है, कमलराज के साथ में ये कौन आया था, ये साहिल आया था। मैंने बोला था कि इसके वंशज क्या है, पूरे कलचुरी वंश के सामंत और मंत्रियों और सेनापति के रूप में काम करते आएंगे। तो इन्हीं का जो सेनापति था कौन, जगपाल, ये साहिल का वंशज था। इसने क्या किया था, जाजल्लदेव प्रथम को प्रसन्न करने के लिए म्यूरिको, तमनाल, अभी का तमनार वाला एरिया है जशपुर साइड में, राठ, तेग एरिया को जीत लिया था, है ना, अपने बल को दिखाने के लिए कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है, हम एकदम स्ट्रांग सेनापति हैं, ऐसे करके जगपाल ने। तो ये जगपाल किसका सेनापति है, जाजल्लदेव प्रथम, ज से याद रखना, जाजल्ल और जगपाल। ठीक, इन्होंने क्या किया था, त्रिपुरी के कलचुरी शाखा के स्वामित्व को, मतलब देखो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि जो कलचुरी है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, त्रिपुरी से हुआ था। तो जो कलिंगराज है, कमलराज हैं, रत्नदेव हैं, तो ये क्या करते आ रहे थे, ये सब उनके अधीन है, त्रिपुरी के अधीन काम करते थे। मतलब ये जो बोलते थे यहाँ लड़ना है, वहाँ जाना है, तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तब ये चले जाते थे, है ना। लेकिन जाजल्लदेव प्रथम ही ऐसा इंसान था जिन्होंने इनके स्वामित्व को समाप्त कर दिया था और स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली रूल किया था, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट होकर रूल किया था। इनको जो लगता था जिससे लड़ाई करना है, जो एरिया जीतना है, जो जैसा करना है, ये अपने मन मर्जी से करता था, किसी के अंडर में नहीं था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि त्रिपुरी के कलचुरी शासक के स्वामित्व को किसने स्वीकार नहीं किया था, समाप्त किया था, तो जाजल्लदेव प्रथम। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं। जो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स चलाए थे, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के जो चलाए थे, और कॉपर कॉइन्स तांबे के सिक्के चलाए थे, उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, सामने भाग में हमको देखने को मिलता है श्री मज्जा जल्लदेव लिखा हुआ देखने को मिलता है, और पीछे हमको देखने को मिलता है गज शार्दुल, है ना। गज शार्दुल उनकी क्या, गज शार्दुल क्या थी, उनकी उपाधि थी। और हमको कॉपर कॉइन्स देखने को मिलता है, तो कॉपर कॉइन्स में हमको क्या देखने को मिला है, हनुमान की आकृति, यानी कि हनुमान का इमेज देखने को मिला है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी पूछता है कि गोल्ड कॉइन्स में क्या देखने को मिलेगा आपको, श्री मज्जा जल्लदेव लिखा हुआ और गज शार्दुल, और कॉपर कॉइन्स में हमको देखने को मिला है हनुमान आकृति। ठीक है, दोनों सिक्के अलग अलग थे, अलग अलग इसमें प्रिंटिंग हुए थे। उसके बाद में देखते हैं कि सर्वप्रथम कलचुरी शासन स्थापित इन्हीं के काल में कहाँ हुआ था, मल्हार में हुआ था। तो सर्वप्रथम मल्हार में कलचुरी शासन सबसे पहली बार, अभी तक हम देखे हैं कि ये लोग कहाँ से रूल कर रहे थे, तुमाण से रूल कर रहे थे, तुमाण और रतनपुर से रूल कर रहे थे। और हमने देखा कि सबसे पहली बार मल्हार तक के एरिया कलचुरी शासन किसके समय में आया, जाजल्लदेव प्रथम के समय में आया। अब देखिए फिर से आ गई पत्नी, तो इनकी पत्नी कौन थी, लाछल्ला, है ना। हमने क्या पढ़ा था पहले, नो नल्ला, फिर राजल्ला, अब कौन आ गई, लाछल्ला, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। नोलल्ला, राजल्ला, लाछल्ला। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था कि लाछल्ला देवी और इनकी पत्नियों के नाम राजल्ला, नोनल्ला, ये सब आपको लर्न करना है, क्योंकि ये किस में आया था, मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था, है ना। तो जाजल्लपुर नगर अपने नाम से ही, देखिए नाम से ही आप देख सकते हैं, क्वेश्चन अगर आ गया तो जाजल्लपुर नगर किसने बसाया था, तो जाजल्लदेव प्रथम ने बसाया था। इन्होंने क्या किया था, ये थोड़े से साधु संत टाइप के लोग थे, मतलब राजा थे, है ना। तो इनको क्या था, तपस्वियों को मतलब ज़्यादा ये मानते थे, तो उनके लिए इन्होंने मठ
उद्यान, आम्रवन, बाग, बगीचे, तालाब का निर्माण कराया था ताकि ये साधु संत तपस्वी लोग बैठ के तपस्या कर सके। बहुत ही प्रभावित हुए थे, है ना। अब ये जाजल्लपुर यानी कि अभी का कौन सा है, जांजगीर एरिया है। तो जाजल्लपुर नगर किसने बसाया था, तो जाजल्लदेव प्रथम ने बसाया था। इन्होंने पाली में जो मंदिर है, कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर है, इसका रेनोवेशन कराया था। पाली के शिव मंदिर का रेनोवेशन, है ना, किसने कराया था, जाजल्लदेव प्रथम ने। लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था, जब हमने पढ़ा था बाण डायनेस्टी तो भी हम इसको डील कर चुके हैं, कौन था, विक्रमादित्य। तो पाली के शिव मंदिर का रेनोवेशन किसने कराया था, जाजल्लदेव प्रथम ने कराया था, या जाजल्लदेव प्रथम के समय हुआ था। लेकिन उसका निर्माण किसने कराया था, उसको बनाया किसने था, विक्रमादित्य, जो कि बाण डायनेस्टी रूलर है। जैसे ही हम ये पाली के शिव मंदिर का रेनोवेशन देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, ये गेट है, तो गेट में हमको देखने को मिलता है श्रीमज्जा जाजल्लदेवस्य कीर्ति है। इन्होंने अंकित करवाया था बताने के लिए कि भाई हम ही हैं वो रेनोवेशन करवाने वाले। कहाँ पर, दीवार और स्तंभ में, है ना। अभी अगर ओवर ब्रिज वगैरह जैसे बनता है वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन जो जिसने किया है उसका नाम वगैरह वहाँ पर ऐसी लिखवा देना चाहिए, है ना, तो फिर सब पता चल जाएगा किसने कैसा काम किया है। तो चलिए, अब बोला जाता है, ऐसा कहने की बात है ना, प्रूव नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि जो जाजल्लदेव प्रथम है वो मकरध्वज नामक एक जोगी, ये कौन था, मकरध्वज। मकरध्वज क्या था, एक जोगी था। तो जोगी के साथ में तीर्थ यात्रा पर निकल गया और जैसे ही वो निकला वो वापस नहीं आया, है ना। अब उसके साथ क्या हुआ, मार दिए, तपस्या करने में लीन हो गया, क्या हुआ, जोगी बन गया, पता नहीं क्या था, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, तो मकरध्वज जोगी के साथ में गया था तीर्थ पर लेकिन वापस नहीं लौटा। देखिए, ये कुछ कॉइन्स के पिक्चर है, इमेज है, आप देख सकते हैं कि इसमें कैसा अंकित कराया है। ये जाजल्लदेव प्रथम जैसे दिखाई दे रहा है ना। इन्होंने ऐसे ही सिक्के चलाए थे। ये है गोल्ड कॉइन्स। ये देखिए, ये उनके दूसरे सिक्के हैं। इसमें कुछ देवी की मूर्ति जैसे दिखाई दे रहा है या, और यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जाजल्लदेव प्रथम कौन से लैंग्वेज में है आप देख सकते हैं। चलिए, फिर उसके बाद जाजल्लदेव जी जैसे चले गए तीर्थ यात्रा पर, है ना, मकरध्वज के साथ में, तब उनके पुत्र आए कौन, जाजल्लदेव के पुत्र आए रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव सेकंड आए। इनका रूलिंग टाइम था 1120 से 1135 ईस्वी तक के इन्होंने रूल किया था। ये कैसे पता चलता है, ये हमें पता चला है रत्नदेव द्वितीय के शिवरी नारायण ताम्रपत्र लेख से। यह स्पष्ट होता है कि वह क्या थे, जाजल्लदेव प्रथम के पुत्र थे, है ना। तो इन्होंने सिंहासन पर कब बैठा, 1129 ईस्वी पर ये सिंहासन पर बैठे। इन्होंने युद्ध कौन कौन से किए थे, त्रिपुरी के गया कर्ण से युद्ध किया था। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया है जाजल्लदेव प्रथम जो थे त्रिपुरी के अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे, है ना। तो इनके पुत्र लोग भी क्यों करेंगे स्वीकार। तो इनका जो पुत्र है वो, उनका लड़ाई हुआ था रत्नदेव द्वितीय का किसके साथ में, त्रिपुरी के गया कर्ण से हुआ था। और गंग राजा कौन कौन थे, अनंत वर्मन चोडगंग से इसकी लड़ाई हुई थी, है ना। और ये क्या था, पूर्ण अपने पिताजी के समान, इसको किसी के अंडर में रह के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना। चोडगंग और गोकर्ण को परास्त किया, ये हमें पता चलता है प्रताप मल्ल के पेंड्राबंध ताम्रपत्र से। श्लोक नंबर 9 से हमें पता चलता है किसका, पेंड्राबंध ताम्रपत्र किसका है, तो प्रताप मल्ल का है। इससे हमें पता चलता है कि जो चोडगंग है वो क्या था, गोकर्ण का सामंत था, ठीक है। उसके साथ में रत्नदेव द्वितीय का युद्ध हुआ था। इन्होंने उपाधि धारण की थी त्रिकलिंगाधिपति और जगत सिंह की उपाधि धारण की थी, है ना। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जब इन्होंने युद्ध किया था किसके साथ, चोडगंग और गोकर्ण के साथ में, तो ये कहाँ पर है, शिवरी नारायण के पास में ही युद्ध किया था, है ना। इसीलिए शिवरी नारायण के पास में ही युद्ध हुआ था, इसलिए हमें क्या मिलता है यहाँ पर, शिवरी नारायण ताम्रपत्र लेख मिलता है। तो इसी शिवरी नारायण ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि ये रत्नदेव द्वितीय क्या था, जाजल्लदेव प्रथम का पुत्र था, है ना। तो ये जो लड़ाई भी है वो किसके पास हुआ है, शिवरी नारायण के पास में ही हुआ है। इनके जो मंत्री हैं वो कौन है, मंत्री जो है वो है वल्लभराज, पुरुषोत्तम राज। वल्लभराज इनके सामंत थे, है ना। पुरुषोत्तम राज क्या थे, मंत्री थे, मिनिस्टर। वल्लभराज सामंत थे और ये पुरुषोत्तम राज मंत्री थे, ठीक। वल्लभराज ने क्या किया था, विकर्णपुर, कोटगढ़ महल, तालाब और रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका, कोटगढ़ में महल, तालाब और रेवंत मंदिर का निर्माण कराया था। इनकी जानकारी हमें मिलती है अकलतरा शिलालेख से भी मिलती है।
किसकी? रत्नदेव द्वितीय की, है ना। इन्होंने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। प्रसिद्ध ज्योतिषी कौन? पद्मनाभ, है ना। प्रसिद्ध ज्योतिषी पद्मनाभ ये क्या करते थे? चंद्र ग्रहण की सही गणना करने वाले थे। ये रतनपुर दरबार में आए थे। कौन? रतनपुर में इनके दरबार में आए थे। कौन? पद्मनाभ। ठीक। 36 विज्ञानों का ज्ञाता तथा युद्ध में रुचि रखने वाला, ये कौन बोला है? पृथ्वीदेव द्वितीय ने कहा है। किसको? रत्नदेव द्वितीय को बोला है। किसमें? कोनी अभिलेख में। ठीक। कैसे समझेंगे इसको कि कोनी अभिलेख में, ये कोनी अभिलेख किसका है? पृथ्वीदेव द्वितीय का है। ये इसका क्या था? पुत्र था, है ना। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी अभिलेख से हमें पता चलता है ये क्या थे? 36 विज्ञानों का ज्ञाता तथा युद्ध में रुचि रखने वाला था। कौन? रत्नदेव द्वितीय। ठीक। लास्ट आखिरी उत्कीर्ण लेख किसका? रत्नदेव द्वितीय का। सबसे लास्ट टाइम जो इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था लेख, ये हमको मिलता है पारा गांव ताम्रपत्र से। कहाँ से? पारा गांव ताम्रपत्र से, जो कि मिला है 1134 ईस्वी में। ओके। अब देखिए, अभी जो हमने देखा वल्लभ राज, है ना, तो ये वल्लभ राज के शिलालेख से हमें पता चलता है कि रत्नदेव के 2 पुत्र थे, 2 बेटे थे। कौन थे? पृथ्वीदेव द्वितीय जो कि शासक बना, और दूसरा छोटा बेटा था। कौन? जय सिंह छोटा बेटा था, और बड़ा बेटा कौन था? पृथ्वीदेव द्वितीय जो कि राजा बना, है ना। तो वल्लभ राज के शिलालेख से जो हमें पता चलता है ये क्या है? खंडित है, आधा अधूरा है, खंडित है। ठीक है। और राजिम के राजीव लोचन मंदिर शिलालेख से भी हमको पृथ्वीदेव द्वितीय की जानकारी मिलती है कि इनका जो सेनापति था कौन? जगपाल। कौन था? इनका जो सेनापति था जगपाल। इन्होंने किसको? राजीव लोचन के मंदिर को रेनोवेट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजीव लोचन मंदिर को किसने रेनोवेट किया था? तो पृथ्वीदेव के समय में उनके सेनापति जगपाल ने रेनोवेट किया था, जीर्णोद्धार किया था, है ना। पृथ्वीदेव द्वितीय ने नहीं किया था, उनके समय में उनके सेनापति जगपाल ने करवाया था, है ना। और इन्होंने क्या किया था? सरहरागढ़ और मचका सिहावा किला लिया था। ठीक। जगपालपुर शहर बसाया था। किसके बारे में बात हो रही है? ये जगपाल, सेनापति जगपाल के बारे में बात हो रही है ना। अपने नाम से ही इसने जगपालपुर शहर बसा दिया था। और दक्षिण कोसल के कलचुरी कालीन राजनीतिक इतिहास निर्माण में ये क्या है? महत्वपूर्ण योगदान देते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि ये भी क्या था? बहुत ही स्ट्रांग रहा होगा एज ए सेनापति। और ये जगपाल कौन है? साहिल का वंशज है ना। इनको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से क्षेत्र जीते? देखो, ब्रह्मखद्र, भ्रमरकोट बस्तर वाला एरिया है, काकरय, कांकेर। देखो ये ना पुराने नाम से भी आ सकता है कि इसका, इस एरिया का ओल्ड नेम, एंशियंट नेम क्या है, तो उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रह्मखद्र किसका है? भ्रमरकोट जो कि है बस्तर में। काकरय मतलब है कांकेर, तो कांकेर का पुराना नाम क्या है? काकरय। फिर आता है कुसुमभोग। कुसुमभोग धमतरी के कुसुमर्रा एरिया को कहते हैं कुसुमभोग। कांदा डोंगर, ये बिंद्रा नवागढ़ के दक्षिण भाग को कहते हैं कांदा डोंगर। और जगपालपुर यानी कि जगदलपुर। अब समझ में आया कि जगपालपुर जो बोल रहा है यानी कि जगदलपुर वाला जो एरिया है किसने बसाया था? जगपाल देव जो कि है सेनापति पृथ्वीदेव द्वितीय का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। वैसे भी हमारे नोट्स कैसे काम आ रहे हैं ये आपको मैं सब बताऊंगी धीरे धीरे करके। आप भी सोचते रह जाएंगे कि अगर हम मैम का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, आप भी इसको एनालाइज कर पाएंगे, है ना। चलिए, सोना चांदी के सिक्के ये भी क्या किए? चलाए थे। सोने चांदी के सिक्के चलाना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जाजलदेव प्रथम के समय से स्टार्ट हुआ था। वल्लभ राज ये क्या किए थे? खारुंग झील का निर्माण कराए थे। खारुंग झील आज के ज़माने में आप कह सकते हैं कि खारंग जलाशय है ना। रत्नेश्वर सरोवर बनाया था, तालाब बनवाया था, और शिव मंदिर का निर्माण कराया था। कौन? वल्लभ राज ने। ठीक। इन्हीं के समय में, पृथ्वीदेव द्वितीय के ही समय में आपको मिलता है कि आधुनिक छत्तीसगढ़ का बड़ा भूभाग, है ना, जब छत्तीसगढ़ का आधुनिकरण हो गया था तो उसका बड़ा भूभाग प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने ही प्राप्त किया था। डायरेक्ट रूल करने वाले कौन थे? पृथ्वीदेव द्वितीय थे। इनके बिलाईगढ़ ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि इन्होंने चक्रकोट एरिया को जीत लिया था, है ना। फिर इनके मांडलिक कौन थे? मांडलिक ब्रह्मदेव। ठीक है, याद रखना मांडलिक कौन है? ब्रह्मदेव। इन्होंने बादल महल का निर्माण कराया था। याद रखना, ब्रह्मा जी बादल में बैठे हुए हैं, ये बादल है और ऐसे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, है ना। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया था? बादल महल का निर्माण कराया था।
नारायणपुर में धुर्जरी मंदिर, ये नारायणपुर है ना, नारायणपुर में धुर्जरी मंदिर का निर्माण कराया था और डूमर महल बनवाया था, डूमर महल। रतनपुर राज्य का विस्तार किया, जो रतनपुर राज्य जो फेमस था कलचुरी के समय में, रत्नदेव समय के में रतनपुर जो राजधानी बनी थी उसका विस्तार किया। और इनका अंतिम शिलालेख हमको देखने को मिलता है रतनपुर से, जो कि था 1163 से 1164 में। चलिए, पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद में उनका बेटा आया कौन? जाजल्लदेव द्वितीय। देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय करके कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे लाइन से याद रखना आप, ठीक है। जाजल्लदेव द्वितीय 1165 से 1168, देख रहे हैं सिर्फ 2 या 3 साल तक के ही ये थे, है ना। तो 65 से 68 ईस्वी तक के इनका रूल था। जैसे ही पृथ्वीदेव द्वितीय की मृत्यु हुई, इन्होंने 1165 में क्या किए? गद्दी पर बैठ गए। ये हमें पता चलता है किससे? शिवरी नारायण शिलालेख से। शिवरी नारायण शिलालेख में और हमें पता चलता है कि इन्होंने क्या किया था? चेदी शासक, चेदी रूलर से युद्ध किया था। और त्रिपुरी के शासक कौन थे? जयसिंह था, है ना। तो उनसे भी इनका युद्ध हुआ था। तो जयसिंह देव का इस आक्रमण का यह उद्देश्य था कि वो रतनपुर के शासक जाजल्लदेव द्वितीय को अपने अधीन करना चाहता था, है ना, यानी कि वो मेरे अंडर में आ जाए करके। देखिए, पहले तो इन लोग इनके अंडर में काम करते थे, तब तक सब चीज़ ठीक था, लेकिन जैसे ही इन लोग इंडिपेंडेंट रूल करना चाहते थे तो फिर इन्होंने त्रिपुरी वाले बार बार आके दक्षिण कोसल के कलचुरियों पर अटैक करने लग गए, है ना। तो चलिए, इनके फिर आपको देखने को मिलता है कि राजदेव का पुत्र कौन था? उल्हणदेव। कौन था? उल्हणदेव इस लड़ाई में मारा गया। और इनका जो पुत्र था वो कौन था? अमरदेव, है ना। अमरदेव को इसने पाल लिया था, जाजल्लदेव ने पाल लिया था कि भाई मतलब छोटा सा बच्चा है, इसके पिताजी मर गए हैं, ऐसा करके इसको पाल पोस के बड़ा किया था, ठीक। इसको शिलालेख में रत्नदेव द्वितीय का विजय उल्लेख आपको देखने को मिलता है। तो मल्हार शिलालेख किसका है? जाजल्लदेव द्वितीय का है। और इस जाजल्लदेव द्वितीय के मल्हार शिलालेख में हमको देखने को मिलता है रत्नदेव द्वितीय का विजय उल्लेख, कि कैसे उसने युद्ध करके एरिया को जीत लिया था, है ना। फिर सबसे इम्पोर्टेंट फेमस है अमोदा ताम्रपत्र। अमोदा ताम्रपत्र से हमें ये पता चलता है कि जाजल्लदेव द्वितीय को, है ना, थिरू नामक ग्राह ने पकड़ लिया था, है ना। थिरू मतलब ऐसा कहते हैं कि किसी जनजाति का सरदार रहा होगा, उनके बीच में लड़ाई रही होगी, तो जाजल्लदेव द्वितीय को ये लोग पकड़ लिए थे। और इसीलिए अल्पकालीन राज्य रहा इनके समय का, क्योंकि अचानक से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन रोग से मर गए होंगे, ठीक, ऐसा बोला जाता है, लिखा हुआ है ना। तो चलिए, इनके जो बड़ा भाई थे कौन? जगत देव, याद रखना। जाजल्लदेव द्वितीय के बाद में इनके बड़े भाई कौन? जगत देव गद्दी पर बैठे 10 साल के लिए, 1168 से 1178 तक के राज्य को संभाला। फिर कौन आए? इनके जो पुत्र थे, जगत देव के जो पुत्र थे वही थे कौन? रत्नदेव तृतीय थे, है ना। सीरीज से आप बुक में अगर देखते आएंगे तो आपको मिलेगा जाजल्लदेव द्वितीय, जाजल्लदेव द्वितीय के बाद आपको सीधा देखने को मिलता है रत्नदेव तृतीय। लेकिन ये जो रत्नदेव तृतीय है, ये जाजल्लदेव द्वितीय का पुत्र ना होके किसका था? उनके बड़े भाई जगत देव के पुत्र थे कौन? रत्नदेव तृतीय, ठीक। खरौद शिलालेख से इनके पुत्र होने की जानकारी मिलती है। खरौद शिलालेख जब हम देखते हैं तो पता चला कि भाई जो रत्नदेव तृतीय है वो तो जगत देव के पुत्र हैं, है ना। और इनकी जो पत्नी है कौन? सोमल्ला देवी। देखिए, इन्हीं के समय में, रत्नदेव तृतीय के समय में आपको देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल यानी कि लोग भूख प्यास से सब मर रहे थे, बिल्कुल फसल नहीं हुई थी उस साल में। तो रत्नदेव तृतीय जब 1178 में, है ना, सिंहासन पर बैठे तो उनकी पत्नी थी कौन? रलहा और पद्मा। इनकी 2 पत्नियां थी। किसकी? रत्नदेव तृतीय की 2 पत्नियां थी, रलहा और पद्मा। इनके जो मंत्री हैं वो कौन थे? गंगाधर। कौन थे? गंगाधर। तो गंगाधर के खरौद, है ना, खरौद से हमको पता चलता है कि इन्होंने लक्ष्मणेश्वर मंदिर के सभा मंडप का रिनोवेशन कराया था। और एक वीरा या वीरा देवी मंदिर कहते हैं जो कि रतनपुर में है, उसका निर्माण कराया था। सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, मैं जो भी एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है वो मैं आपको बताते हुए चलती हूँ, तो इसको आप मार्क कर लें, है ना। तो इनका रूल था 20 ईयर्स तक के इन्होंने रूल किया था, 1178 से 98 तक के बीच में। किसका? रत्नदेव तृतीय का, ठीक।
देखिए जो कलचुरी में जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे ना वो हमने डील कर लिया है। अब इनके बाद में आपको देखने को मिलेंगे कौन, पृथ्वीदेव तृतीय देखने को मिलेंगे, जिनका विजय उल्लेख जाजल्लदेव द्वितीय के मल्हार शिलालेख से आपको पता चलता है ना। जाजल्लदेव द्वितीय ने जो शिलालेख लिखा था मल्हार में, मल्हार से, उसमें विजय उल्लेख किया गया है किसका, पृथ्वीदेव तृतीय का। रत्नदेव तृतीय के शिलालेख से इनके राज्य का पता चलता है, किसके, पृथ्वीदेव तृतीय के। ज़्यादा और कुछ जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आते हैं, प्रताप मल्ल। प्रताप मल्ल आए 1198 से 1222 ईस्वी तक के। बिलाईगढ़ ताम्रपत्र से पहले भी हमने देखा कि रत्नदेव तृतीय के बारे में पता चलता है कि इनका पुत्र जो है वो कौन है, प्रताप मल्ल है। 1198 में ये गद्दी पर बैठे थे। इनके 2 ताम्रपत्र हमको देखने को मिले हैं, कौन सा, पेंड्राबंद और बिलाईगढ़, है ना। तो कम अवस्था में ये क्या बन गए थे, रूलर बन गए थे। ये हमें कैसे पता चलता है, पेंड्राबंद से पता चलता है कि बहुत ही कम एज में ये क्या किए थे, राजा बन गए थे। इनके सोने के सिक्के नहीं मिलते हैं, ये चीज़ याद रखना। इनके सोने किस कलचुरी शासक के सोने के सिक्के नहीं पाए जाते, नहीं प्राप्त होते हैं, तो किसके, प्रताप मल्ल के नहीं मिलते हैं। इनके क्या मिलते हैं, कॉपर कॉइन्स मिलते हैं आपको, है ना, जो कि क्या है, षटकोणी है, हेक्सागोन शेप में है। यहाँ पर आपको राजा का हस्ताक्षर सिग्नेचर देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ऊपर में तलवार बनी हुई नजर आएगी। ये फिर देखो ये हेक्सागोन भी थे और कुछ हमें यहाँ पर गोल भी मिले हैं, गोल आकार के भी मिले हैं। इसमें नागरी लिपि में राजा का नाम लिखा हुआ है, ठीक। और यही जो कॉपर कॉइन्स है, बालपुर से हमको 12 तांबे के सिक्के देखने को मिले हैं। उसके बाद प्रताप मल्ल के बाद आ जाता है, प्रताप मल्ल के बाद आ जाता है अंधकार युग। अंधकार युग 200 साल तक की था। अब देखिए इसे अंधकार युग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि प्रताप मल्ल के बाद, है ना, प्रताप मल्ल 200 साल तक के हमें कलचुरी राजवंश की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, कोई भी जानकारी नहीं मिलती है कि भाई कौन राजा था, क्या किया, कैसा किया। फिर 200 साल के बाद में हमको जो जानकारी मिलती है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रताप मल्ल के बाद के समय को क्या कहा जाता है, अंधकार युग कहा जाता है। कौन से कलचुरी शासक के समय को के बाद अंधकार युग आया, तो प्रताप मल्ल के बाद आया, ठीक। चलिए अब आपसे का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। और आपके लिए एक सवाल है कि ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये कौन सा मंदिर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। ये कनेक्टेड है, एक हिंट देती हूँ कि ये हमारे आज के वीडियो लेक्चर से ही कनेक्टेड ये मंदिर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। देखते हैं कितने लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, अगर आप जानते हैं इस मंदिर के बारे में तो। और एक क्वेश्चन आया था जो अभी एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, तो उसको 1-2 क्वेश्चन मैं डील करना चाहूँगी आप सभी से। देखिए अभी छत्तीसगढ़ में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सीजी व्यापम या सीजी पीएससी से, तो हम देख सकते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। तो इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि हम जितना आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, मैं जितना आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ा रही हूँ उतना सफिशिएंट है कि नहीं, ये देखने के लिए आप अभी जो माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसका एक पेपर से आया हुआ एक क्वेश्चन देख लीजिए। जितना भी हमने कवर किया, देखो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं वो हर चीज़ कंप्लीट कराऊंगी, कवर कराऊंगी, मेन बेसिक चीज़ें जो हैं और डिटेल चीज़ें जो हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, एग्जाम में तो ऐसा आता नहीं है बोलते हैं, लेकिन अब वो ज़माना गया। तो चलिए इसमें क्वेश्चन आया था जो कि सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा था उसमें, जिन्होंने नहीं देखा है, सबसे फर्स्ट नंबर का वीडियो लेक्चर है, वो आप जाके देख लीजिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन आया था वो इस वीडियो लेक्चर्स में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके, है ना। पहले क्या आते थे, ऑप्शंस आ जाते थे, लेकिन अभी हमको देखने को मिल रहा है क्या, स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो क्या है कि जोगी मारा गुफा, याद है रमता जोगी मैं रमता जोगी करके मैंने आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था। तो जोगी मारा गुफा किससे संबंधित है ना, संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है, इसे वरुण का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक। सेकेंड, नृत्यांगनाओं का विश्राम कक्ष है ये, यह नृत्यांगनाओं का विश्राम कक्ष था। थर्ड, यह गुफा सीता बेंगरा के निकट स्थित है। फोर्थ, सम्राट अशोक के समय के शिलालेख भी मिलते हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, या उपरोक्त में से सभी सही हैं। इसका आंसर आप मुझे देंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में। और अगर आप
नहीं जानते हैं इसका आंसर, तो आप हमारा लेक्चर नंबर 1, अगर आप जानते भी होंगे तो भी मैं चाहूँगी कि आप लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखिए, फिर मुझे आप बताइएगा कमेंट करके कि हमारे जो लेक्चर्स है वो आपके लिए आगे के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे कि नहीं होंगे करके, आप ही मुझे बताएंगे, है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है, ये देखिए, साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग प्रथम बार छत्तीसगढ़ के किस चारण कवि की रचना में पाया जाता है। तो जब हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे थे तब भी मैंने इसको डील कराया था, है ना। इसका आंसर भी आप मुझे देंगे, ठीक। 2 वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हैं जनजाति के ऊपर, है ना। तो जनजाति से जो क्वेश्चन आया है उसको भी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह अबुझ माड़िया के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। सबसे पहला, अबुझ माड़िया जनजाति पितृवंशीय, पितृनिवासी, स्थानीय व पितृसत्तात्मक है। दूसरा, पेंदा कृषि हेतु कृषि स्थान को कघई कहा जाता है। इनके घर में रोशनदान या खिड़कियां नहीं पाई जाती। फोर्थ, घर में अगहा, आंगड़ी या और लोनू होता है। कथन 1 सही है, 2 व 3 सही है, कथन 4 सही है या सभी कथन सही हैं। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर ज़रूर दीजिएगा। और बस मैं ये आपसे इतना ही चाहती हूँ कि आप वीडियो लेक्चर को देखें और आप मुझे बताएं कि वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है ना। मेरे हिसाब से तो मैं जितना आपको पढ़ा रही हूँ उतना एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। कहते हैं कि मेरे नोट से ही सारे आए हैं, बट हाँ, हमने नोट्स में हर चीज़ कवर करके रखा है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में भी, और डेली अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल में। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें, है ना। कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी, और टेलीग्राम में आपको इन सभी का आंसर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।